कभी सोचा है कि हम किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स पर आखिर भरोसा कर कैसे लेते हैं? जवाब छिपा है अकाउंटिंग के नियमों में। देखिए, ये सिर्फ नियम नहीं है, ये तो बिजनेस की दुनिया की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है जो हर किसी को एक ही तरह से बात करना सिखाती है। जरा सोचकर देखिए, अगर हर कंपनी अपने फायदे नुकसान का हिसाब अपने मन मुताबिक रखने लगे तो क्या होगा? पूरी तरह से केओस। कौन सही है कौन गलत पता ही नहीं चलेगा। बस इसी केओस को रोकने के लिए कुछ कॉमन रूल्स की जरूरत पड़ी। तो चलिए इस पूरे सिस्टम को परत दर परत समझते हैं। हम इसकी भाषा से शुरू करेंगे, फिर इसकी मान्यताओं और नियमों को जानेंगे और आखिर में जीएसटी जैसे एक मॉडर्न एग्जाम्पल से इसे और बेहतर तरीके से समझेंगे। और उस केओस का सल्यूशन है लेखांकन का सैद्धांतिक आधार या थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इसे आप बिजनेस की दुनिया की एक यूनिवर्सल रूल बुक समझ सकते हैं जो हर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एक ही तराजू पर तौलती है। असल में यही वो आधार है जो हमें दो अलग अलग कंपनियों के परफॉर्मेंस को कंपेयर करने की ताकत देता है। अगर एक कंपनी अपना प्रॉफिट एक तरीके से दिखाए और दूसरी किसी और तरीके से, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन बेहतर है? ये आधार पक्का करता है कि सब एक ही भाषा बोलें। चलिए अब बात करते हैं उस नींव की जिस पर अकाउंटिंग की पूरी इमारत खड़ी है। ये हैं मूलभूत मान्यताएं। इनमें से दो सबसे जरूरी मान्यताओं पर एक नजर डालते हैं। चलिए इसे एक आसान से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने एक कैफे शुरू करने के लिए उसमें 1 लाख रुपए लगाए, तो इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो इंसान और उसका कैफे दोनों दो अलग अलग एंटिटी हैं। मतलब वो 1 लाख रुपए कैफे के लिए एक तरह का कर्ज है जो उसे अपने मालिक को चुकाना है। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि ये मालिक के पर्सनल खर्चों और बिजनेस के खर्चों के बीच एक मजबूत दीवार खड़ी कर देता है। इससे बिजनेस की असली फाइनेंशियल हेल्थ साफ साफ नजर आती है। क्या कोई भी बिजनेस ये सोचकर शुरू करता है कि उसे अगले महीने बंद कर देना है? जाहिर है नहीं। अकाउंटिंग भी यही मानकर चलती है कि बिजनेस लंबे समय तक, अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। और बस इसी को चलती व्यवसाय की अवधारणा कहते हैं। और यहीं से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। अगर कोई कंपनी एक बड़ी मशीन खरीदती है तो उसकी पूरी लागत को एक ही साल के खर्चे में नहीं दिखाया जाता। ये माना जाता है कि मशीन कई सालों तक चलेगी, इसलिए उसकी लागत को भी धीरे धीरे कई सालों में बांटा जाता है, जिसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो नींव तो तैयार हो गई। अब चलते हैं अगली परत पर। अब हम उन नियमों को जानेंगे जो ये बताते हैं कि हर लेन देन को किताबों में आखिर रिकॉर्ड कैसे किया जाए। ये अकाउंटिंग का एक तरह से जादुई नियम है। हर ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। अगर दुकान से एक पेन खरीदा गया तो एक तरफ पेन आया और दूसरी तरफ जेब से पैसा गया। अकाउंटिंग इन दोनों ही पहलुओं को रिकॉर्ड करती है, जिससे सब कुछ हमेशा बैलेंस में रहता है। असल में यही वो कॉन्सेप्ट है जो पूरे सिस्टम को भरोसेमंद बनाता है। ये एक ऑटोमेटिक एरर चेकिंग सिस्टम की तरह काम करता है। अगर डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं है तो मतलब साफ है, कहीं कोई गड़बड़ हुई है। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत दिलचस्प है। ये कहता है कि इनकम तब मानी जाएगी जब उसे कमाने का हक मिल जाए, न कि तब जब हाथ में कैश आए। जैसे अगर किसी ने जनवरी में 5,000 रुपए का माल उधार पर बेचा, तो वो 5,000 रुपए जनवरी की ही इनकम मानी जाएगी, भले ही पेमेंट फरवरी में क्यों ना मिले। और ऐसा इसलिए ज़रूरी है ताकि कंपनियां सिर्फ कैश जल्दी या देर से लेकर अपने रेवेन्यू को मैनिपुलेट ना कर सकें। इससे ये पता चलता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में कंपनी ने असल में कितना कमाया है। ठीक है, तो हमने लेन देन रिकॉर्ड करना सीख लिया, पर अब इस जानकारी को बाहरी दुनिया के सामने पेश कैसे किया जाए? यही सिद्धांत हमें यही सिखाते हैं। इसे अकाउंटिंग का प्लेट सेफ प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। मतलब अगर लगता है कि कोई नुकसान हो सकता है तो उसे आज ही लिख लो, लेकिन अगर लगता है कि कोई बड़ा फायदा होने वाला है तो उसका जश्न तब तक मत मनाओ जब तक वो सच में हाथ ना आ जाए। तो इससे होता ये है कि कंपनियां अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को बढ़ा चढ़ाकर नहीं दिखा सकती। वो बुरी खबर को छुपा नहीं सकती और अच्छी खबर को वक्त से पहले बता नहीं सकती। इसी से तो निवेशकों का विश्वास बनता है। इसका सीधा सा मतलब है कि सिर्फ नंबर्स दिखाना काफी नहीं है, उनके पीछे की पूरी कहानी भी बतानी होगी। मान लीजिए किसी कंपनी पर कोई बड़ा केस चल रहा है, तो उसे ये जानकारी अपनी रिपोर्ट में देनी होगी, भले ही अभी फैसला ना आया हो। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करने वाले बहुत से लोग होते हैं। कंपनी के अंदर मैनेजमेंट से लेकर बाहर के निवेशक, बैंक, सरकार और हम सब जैसे आम लोग भी।
फुल डिस्क्लोजर ये पक्का करता है कि इन सभी को वो पूरी और सही तस्वीर मिले जिसकी उन्हें ज़रूरत है। तो अब तक हमने अकाउंटिंग के सिद्धांतों की बात की, पर यह मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इसका एक बहुत अच्छा रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है भारत की जीएसटी प्रणाली। जैसे अकाउंटिंग के नियम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में एकरूपता लाते हैं, ठीक वैसे ही जीएसटी ने भारत के इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में एकरूपता और सरलता लाई है। इसने दर्जनों अलग अलग टैक्स हटाकर एक सिस्टम बनाया जिससे बिजनेस करना आसान हुआ। पहली नज़र में ये टेबल थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, लेकिन इसका मकसद बहुत सिंपल है। ये बस टैक्स क्रेडिट के इस्तेमाल के लिए कुछ नियम तय करती है ताकि सब कुछ एक व्यवस्थित तरीके से हो। ठीक वैसे ही जैसे अकाउंटिंग के नियम फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को व्यवस्थित रखते हैं। तो हमने देखा कि कैसे नियमों का एक पूरा ढांचा बिजनेस की दुनिया में भरोसा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करता है। सारी बात आकर विश्वास पर ही टिकती है। लेकिन ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। अगर ये नियम विश्वास और व्यवस्था बनाने के लिए हैं, तो तब क्या होता है जब इन्हें तोड़ा जाता है?